Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPSME Connect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Varun, who is a professor in community medicine, Malla Reddy Institute of Medical Sciences, Hyderabad. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. थैंक यू। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पे जिसमें जो लोग खुद को गूगल डॉक्टर बताते हैं और गूगल करके सारी दवाइयाँ खुद से ही मेडिसिन लेते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कितना हानिकारक ये हो सकता है या किस तरह से इन दवाओं का मिसयूज हो रहा है जो कॉमनली हम घर पे लेने लगते हैं या घर पे लेते हैं। तो शुरुआत करती हूँ सर मैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन से कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो एकदम कॉमनली पैरासिटामॉल एक जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ भी बीमारी है, आंख, नाक, कान, पैर, हाथ, कुछ भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए पैरासिटामॉल ले लेना है। तो और कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका हम जो होम मेडिकेशन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं और जिनका मिसयूज बहुत आसानी से हो सकता है? बहुत अच्छी शुरुआत की आपने पैरासिटामॉल से। बहुत कॉमनली हम पैरासिटामॉल यूज करते हैं या घर में कुछ ना कुछ दवाइयाँ रहती ही है, तो जब भी जरूरत लगे तो हम ले लेते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। सिर्फ देखते हैं उस एक्सपायरी डेट है नहीं है और बस इफ इट विद इन एक्सपायरी डेट है तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं सोच के कि ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ फायदा करेगी। पर कैसे रहता है कोई भी दवाई, ये एक लिमिट में लो तो अच्छी रहती है, उसका ज्यादा यूज हो तो उसके साइड इफेक्ट्स रहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ दवाई हम रूटीन में लेते रहते हैं, उसके साथ हम बिना जाने समझे यदि दूसरी गोली लेते हैं तो उसका फायदा होने की जगह उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, जिसको हम सिनर्जिस्टिक एक्शन ना होते हुए उसमें ड्रग इंटरैक्शंस बोलते हैं। तो एक दवाई के काम में दूसरी दवाई एक उलझन बन के आती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब जैसे हमने कॉमनली, अभी आपने बोला ही पैरासिटामॉल से शुरू करेंगे हम। पैरासिटामॉल को एक जेनरिक नेम है, उसका कोई भी ब्रांड नेम आपके घर पे यूजुअली रहता ही है। कभी क्रोसिन के नाम पे रहेगा, क्रोसिन एडवांस रहेगा, या डोलो रहेगा, या कैल्पॉल रहेगा, कुछ भी रहेगा। 500 mg रहेगा, 650 mg रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है। और कुछ भी दर्द हो गया तो हम ले लेते हैं। सर दर्द दे रहा है, बदन दर्द दे रहा है, कुछ जॉइंट में पेन है तो हम बिना सोचे समझे ले लेते हैं। पर उसके ये हमें पता रहना चाहिए कि क्रोसिन के साथ भी ये एक बहुत सेफ दवा है, पर उसके साथ भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहते ही हैं। रूटीन में कभी नौसिया हो सकता है, यानी उल्टी होने जैसा लग सकता है, कभी उल्टी भी हो सकती है, कभी कभी ज्यादा क्रोसिन खाने से पेट में अल्सर्स भी होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। या ज्यादा दिनों तक हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम यदि करते हैं, क्रोसिन लेते रहते हैं डेली, सुबह शाम 2 बार बॉडी पे दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ रीजन है, अपने बॉडी में एबनॉर्मेलिटी है, जो हम बिना सोचे समझे यदि क्रोसिन ही खाते जाएंगे तो डेफिनेटली उसका लीवर पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता ही है, या किडनी से एक्सक्रीट होगा तो किडनीज पे भी उसका स्ट्रेन आता है। तो वो ना हो, इसके लिए दवाइयाँ ज्यादा दिन खाने से अच्छा है कि आप क्या उसके पीछे एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम हो रहा है वो देख के, यदि वो बेसिक जड़ से आप बीमारी निकालने का ट्राई करेंगे तो ये दवा पेन बाकी आपको गोलियां खानी नहीं पड़ती है। पैरासिटामॉल के साथ ही दूसरा एक NSAIDs करके दवाइयाँ रहती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयाँ, जिसमें हम ब्रूफेन या निमेसुलाइड लेते थे पहले, या एसिक्लोफिनैक जैसी दवाइयाँ, वो भी हम पेन के लिए बहुत रूटीनली लेते हैं। तो वो पैरासिटामॉल जितनी सेफ नहीं रहती है, वो ज्यादा जल्दी से उनसे साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उससे सिर्फ लीवर या किडनीज पे ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो उसके साथ अपने इंटेस्टाइन में, आंतों में अल्सर्स बन के वहां से ब्लीडिंग होने का चांस भी होता है। तो इसलिए ये कॉम्बिफ्लेम हो जाए या दूसरी प्रकार की कोई भी NSAIDs वाली दवाइयाँ जो रहती है, मोस्ट कॉमनली पैरासिटामॉल के साथ कॉम्बिनेशन में वो आती है, तो वो अवॉइड करनी चाहिए।
जहां तक हो पैरासिटामोल सबसे सेफ है। ट्राई करें कि पैरासिटामोल से ही अपना दर्द कंट्रोल हो। यदि नहीं होता है तो उस कंडीशन में ही मेफिनेमिक, बाकी जो भी दूसरी नॉन स्टेरॉइडल ग्रुप में आती है तो वो ले। एडिशनली क्या होता है कि कुछ लोग स्टैटिन्स पे रहते हैं, कुछ ब्लड थिनर्स की दवाइयों पे रहते हैं, तो उन्होंने भी ये लेने के पहले एक डॉक्टर का सुपरविजन या कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है, क्योंकि उनका उन ये गोलियां उसके साथ ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती है स्टैटिन्स के साथ, तो इसलिए वो भी एक ध्यान में रखना चाहिए। फिर एक दूसरी दवाई जो बहुत कॉमनली हम लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम एंटीहिस्टामिनिक्स, यानी सेट्रिजिन हो गया या तत्सम गोलियां, जो थोड़ी सी सर्दी खांसी हो गई, छींकें आ गई या कुछ खुजली हो रही है, तो इमिडिएटली हम सेट्रिजिन कोई तो दवाई खा लेते हैं, जो भी यूजुअली सेफ रहती है, पर उसके साथ भी लीवर की इंजुरी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। पर इतना थोड़ा ठीक है इनके साथ कि जो लीवर की इंजुरीज होती है वो सेल्फ लिमिटिंग रहती है, वो ज़्यादा फैलेगा नहीं, और जितना डैमेज होगा वो आप यूज़ रुका देंगे तो वो हो जाता है। कभी-कभी कुछ लोग रहते हैं जिनको कुछ ना कुछ एलर्जी रहती है या कुछ रहती है, तो उनको लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है। तो उसके लिए ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको बहुत दिनों तक भी लेना है, फिर भी ट्राई करें कि वो मिनिमम ये हो जाए। आप जितना डोज लेना है उतना ही ले, ज़्यादा ना ले। सुबह शाम दोनों की जगह यदि एक बार में होता है तो ये, क्योंकि डेफिनेटली सेफ है पर उससे भी लीवर इंजुरीज होती है। सेकेंडली कि कुछ स्टडीज है जिसमें ग्लायोमा करके ब्रेन का ट्यूमर है, वो भी इसके यूज के साथ डॉक्यूमेंट हुआ है। तो इसलिए कोई भी दवा सेफ नहीं रहती है, आप ज़्यादा लेने का अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा फिर रहता है कि घर में कुछ ना कुछ आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स रहते हैं, एक आदमी यूज कर लेता है, उसके बाद में घर में थोड़ा बचा रहता है, तो फिर से कुछ जरूरत पड़ी तो फिर से वो यूज हो जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये ड्रॉप्स जो रहते हैं, एक्चुअल उस पर लिखा रहता है कि एक्सपायरी डेट तो हम देखते हैं, पर वो एक बार ओपन हो जाए तो ओपन होने के बाद विद इन 1 मंथ उसका खराब होना शुरू हो जाता है। जो जब तक सील्ड है तब तक वो ठीक चल रहा है, पर एक बार ओपन कर लेते हैं तो वो खराब हो जाता है। और इसलिए जब हम ओपन करते हैं तो उससे 1 महीने के बाद वो नहीं ये करना चाहिए, उसमें कुछ फंगस डेवलप हो जाती है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो विद इन 1 मंथ पीरियड हो के बाद 1 मंथ तक वो स्टेबल रहता है, उसके बाद चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो बहुत दिनों तक रखे हुए ड्रॉप्स नहीं यूज करना चाहिए, या एक आदमी ने यूज किया हुआ दूसरे ने नहीं यूज करना चाहिए। कुछ ना कुछ कॉन्टेमिनेशन होता है, हम डालते हैं आंख में, कान में, तो वो इन्फेक्शन अंदर जाके वो जल्दी उसको खराब करना शुरू कर देता है दवाई को, इसलिए वो एक रहता है। फिर एक और प्रकार की दवाई रहती है जो हम बहुत मिसयूज करते हैं, जैसे जिसे एंटीबायोटिक्स भी बोलते हैं हम लोग। कुछ भी हो जाए, एक एंटीबायोटिक का शॉट ले लेंगे, गोली खा लेंगे, बुखार सर्दी खांसी हो गई तो सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंट करने को ले लेंगे, 2 दिन ले लेते हैं, 4 दिन ले लेते हैं करके हम एंटीबायोटिक शुरू करते हैं। पर एंटीबायोटिक्स भी सबसे डेंजरस चीज एंटीबायोटिक्स रहती हैं, क्योंकि उससे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है। एक जो भी डोज डिसाइड किया हुआ है उसके लिए, वो डोज में वो लो तो पूरा काम करती है, तो वो जो भी अपने अंदर बैक्टीरियाज है या जीवाणु है जिसके लिए हम दवाई ले रहे हैं, तो वो काम करता है। पर हम वो डोज से कम दिन लेंगे या कम मात्रा में लेंगे। यदि 500 मिलीग्राम लेना है, मैं 400 की गोली मिल गई या 250 mg की गोली है वो मैं ले लिया, तो सम डोज से कम मात्रा में मेरे बॉडी में जा रहा है, तो बैक्टीरियाज के लिए वो एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो कम डोज में वो
बैक्टीरियाज को पता चलता है कि हाँ, ये टाइप का ये केमिकल है, इसके लिए मुझे ये चेंज किया मैंने अपने में, तो मैं इसको सर्वाइव कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम वो दवाई आप पे काम नहीं करेगी, तो आपको नेक्स्ट हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा। ने वो भी आपने नेक्स्ट टाइम पूरा डोज कंप्लीट नहीं किया, तो उससे रेजिस्टेंस आते जाएगा, आपको और नेक्स्ट हायर एंटीबायोटिक पे जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इजीली अवेलेबल दवाइयाँ रहती हैं, पर हम उसको निग्लेक्ट करते हैं। कुछ लोग जैसे अभी डायरिया हो गया या कुछ हो गया, हम मेट्रोजिल शुरू करते हैं या नॉर्फ्लॉक शुरू करेंगे, कोई भी एक एंटीबायोटिक यदि शुरू करते हैं, तो वो भी हम 2 दिन 3 दिन बाद कंट्रोल हो गया तो हम छोड़ देते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं। तो सेम चीज़ वही वहाँ पे रिपीट होगी। एंटीबायोटिक आपको कभी भी लेना है तो पता कर ले उसका डोज कितना लेना है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। तो एंटीबायोटिक्स ऐसी चीज है जो आपको पूरे कोर्स लेनी है, वो आप बीच में बंद नहीं कर सकते हैं। बीच में बंद किया तो आपके बॉडी में बैक्टीरिया को उसको रेजिस्टेंस आएगा, तो उससे अच्छे से काम नहीं होता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स से भी कभी कभी डायरिया होता है। हम एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं उसका काम है जो बैक्टीरियाज हैं उनको मारना, उसके लिए हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं। पर अपने इंटेस्टाइन में, हमारे आंत में कुछ नॉर्मल बैक्टीरियाज रहते हैं जिनके कारण हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, जिनके कारण हम नॉर्मल जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। पर कभी कभी यदि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो नॉर्मल बैक्टीरियाज, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज है उनको भी मार देता है, तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उसके साथ लूज मोशंस होते हैं। तो कभी कभी उसके लिए हम साथ में लैक्टोबैसिलाई ले सकते हैं, या खाने में भी दही का प्रमाण या ये बढ़ा के वो एडजस्ट होता है। पर नहीं तो हमें यदि पता नहीं है उसके कारण डायरिया होता है, तो हम कुछ सोच के फिर डायरिया के लिए कुछ दवाई दूसरा लेना शुरू करते हैं, तो वो ठीक नहीं होता है ये। और अल्टीमेटली जैसे हर गोली खा कोई भी ये है, उसका डाइजेशन एक तो लीवर में होगा या किडनी पे होगा। हम ज्यादा मात्रा में लेंगे तो एक तो लीवर उसको परेशानी होगी या किडनीज को परेशानी होगी। कुछ एंटीबायोटिक्स से कान ज्यादा दिन लेने से कान में भी परिणाम आता है या आंखों में परिणाम आता है, आप नर्व्स को डैमेज होता है, तो ये नहीं होता है। तो इसलिए कुछ एंटीबायोटिक्स एक टाइम पे वो बहुत फेमस थी, फिर ग्रेजुअली पता चलता है कि उसके साथ साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, तो ग्रेजुअली वो रिप्लेस होती है, फिर दूसरी आती है। तो एंटीबायोटिक्स एक ट्रेंड रहता है। कुछ साल पहले बचपन में हम कोई दूसरा एंटीबायोटिक लेते होंगे, बहुत शुरुआत में हम सेप्ट्रॉन यूज करते थे, फिर पेनिसिलिन पे शिफ्ट हो गए। एक तो साइड इफेक्ट्स पता चल गए, दूसरा उसको लोगों ने पूरी मात्रा में नहीं लिया तो रेजिस्टेंस आ गया, तो दूसरे एंटीबायोटिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, वो उसमें रेजिस्टेंस आता है या विथ टाइम उसके साइड इफेक्ट्स पता चलते हैं तो तीसरे पे शिफ्ट होते हैं। तो ग्रेजुअल शिफ्ट कांस्टेंट होते रहता है, पर साथ में ही उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स जो रहते हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अ, हाँ जी, बोलिए। सर, जैसे हम बात करते हैं कि अगर जैसे बॉडी पेन हो रहा है तो पैरासिटामोल लेंगे, 1 डोज 2 डोज, वो तो एंटीबायोटिक में है नहीं, वो सिंपल पेन किलर है। तो पेन किलर तो कितने दिन तक फ्रीक्वेंटली लेना सेफ है, बजाय इसके कि मतलब हम डॉक्टर के पास जाएं, कितने दिन तक हम पैरासिटामोल या कोई भी ऐसी ड्रग्स लें और उसके बाद अब ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, कुछ ऐसा देखिए है? हाँ, कैसा है, फीवर है कुछ है तो अपने यूजुअली हमको लगता है कि पैरासिटामोल लिया ठीक लग रहा है। हाँ जी, हाँ, 1 या 2 डोज से हम उससे फायदा होगा। उसमें भी 1-2 डोजेस के बीच में 4 से 6 घंटे का अंतर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने बुखार आया, मैंने दवाई ली, आधे घंटे में उतरा नहीं, मैंने फिर दूसरी गोली ली, नहीं उतरा। मेरे ही एक रिलेटिव्स है, उनका मुझे फोन आया था एक बार कि फीवर था, मैंने 6 पैरासिटामोल खा ली है, अब तक फीवर नहीं उतरा। मैं बोला कितने दिन से खा रहे हो? तो बोले नहीं, मैं लास्ट 1 आवर में ही 6 गोलियां खाई हूँ। तो ऐसे भी लोग रहते हैं।
पर वो यदि नहीं होता है, 1 या 2 डोज़ में आपको ठीक नहीं लगता है, तो कुछ तो रीज़न रहता है, आप डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट करिए, वो देखेंगे। वैसे पैरासिटामॉल बहुत सेफ है, हम एक 8-10 गोली भी खा लेंगे, तो भी रेयरली कुछ होगा। 10 गोली के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा दिखते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ हो नहीं रहा है तो 8-10 गोलियां आराम से खा सकते हैं। 1 या 2 गोली में ही इफेक्ट आना चाहिए, पर यू नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए कि क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहा है इफेक्ट उससे। ठीक है, कोई भी दवाई में एंटीबायोटिक्स में भी विद इन सेकंड या थर्ड डोज के बाद आपको इफेक्ट दिखना शुरू होता है। यदि नहीं हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है इफेक्ट। हम लोग एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे बात कर रहे थे, तो हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि जो एंटीबायोटिक्स में होते हैं, तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो ढीठ हो जाते हैं। अगर हमने सही डोज वही नहीं वो ली तो वो रेजिस्टेंस आ ढीठ जाता है, उनको हाँ, पता चल जाता है कि ये ऐसे ऐसे काम करेगा, तो हमें ये हाँ, अपने में ये चेंज कर लिए तो हो जाता है। तो हाँ, वो हाँ, चीज इम्पोर्टेंट है। ज़रूर सर। और कोई लास्ट मैसेज सर देना चाहेंगे हमारी जनता को जो इस चीज़ को अवॉइड कर सकें? दवाई हम जब भी लेते हैं, इवन हम विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो भी आपको ये ध्यान रख के लेना होता है कि इसके साथ मैं दूसरी कोई गोली ले रहा हूँ कि नहीं, दूसरी कोई दवाई ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। यदि आप आयरन फॉलिक एसिड ले रहे हैं, उसके साथ ही आप विटामिन की गोलियां भी ले रहे हैं, तो आपको एक टाइमिंग एडजस्ट करना पड़ता है। दोनों गोलियां साथ में नहीं लेनी है, या आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स या मल्टीविटामिन में जिसमें आयरन है, ऐसी गोलियां लेते वक्त एंटासिड्स का उपयोग ना करें। एक तो कम से कम 2-3 घंटे का पीरियड गैप रहना चाहिए, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन जो है वो एसिडिक मीडिया में ज़्यादा अच्छा होता है, और एसिडिटी हो गई तो हम एंटासिड लेते हैं, तो दोनों गोली साथ में ले ली तो वो आयरन कुछ फ़ायदा नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो भी है दवाई, आप यूजुअली दवाइयों पे ओवर द काउंटर मेडिसिन रहते हैं, और कुछ दवाइयाँ ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन रहती हैं। जो ओवर द काउंटर है हमको इजीली मार्केट में मिल जाती है। दूसरी ओवर द काउंटर रहती है, उस पे स्ट्रिप पे एक लाल रंग का रेशा बनी हुई रहती है, या उसके डब्बे पे रहेगी और स्ट्रिप पे भी बनी रहती है, तो ये वो दवाई। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ना सर, जिन पे लाल रेशा बना रहेगा? कौन सा मेडिसिन आप बोले, सुना नहीं? प्रिस्क्राइब्ड प्रिस्क्रिप्शन हाँ, वही वो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती है, जो हमें इजीली ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। अभी अपने यहाँ पे इंडिया में परिस्थिति ऐसी है कि वो भी मिल जाती है, पर वो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन रहती हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की नहीं लेना चाहिए। वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रखी हुई है क्योंकि उसमें सेफ्टी मार्जिन बहुत कम रहता है, उसमें साइड इफेक्ट्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं करके वो मेडिसिन लाल रंग के बॉर्डर के साथ देते हैं, या लाल रेशा बनी हुई रहती है उसके ऊपर, तो वो आप लेते वक्त ज्यादा कॉशियस रहे। ओवर द काउंटर मेडिसिन रिलेटिवली थोड़ी सेफ रहती है, वो इजीली फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड मेडिसिन रहती है, जैसे पैरासिटामोल हो गया, या रैंटैक हो गया, या कोई एंटासिड हो गया, तो वो टाइप गोलियां जो रहती है वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, तो अवेलेबल है, इसलिए आप ले ही, ऐसा नहीं है। 1-2 डोज आप रूटीन आपको हमें पता चल जाता है। कोई भी इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, मैंने एक बार कोई गोली खा ली, नहीं हुआ, दूसरी बार कुछ दूसरी गोली खा ली, उससे भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली कुछ तो एबनॉर्मल हो रहा है कि मेरा नॉर्मल एक गोली में होना चाहिए, 2 गोली के बाद भी नहीं हो रहा है, मुझे किसी को कंसल्ट करना चाहिए, कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उससे ये कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये गोलियां ऐसी है जो एक एंटीबायोटिक्स टाइप नहीं है, जो एक पर्टिकुलर लेवल बॉडी में रीच होने के बाद इफेक्ट दिखाए, ये इमीडिएटली वो गोली से इफेक्ट आता है। तो इसलिए कुछ भी है तो 1-2 ओवर द काउंटर ड्रग्स से आपका प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो ज्यादा ना सोचे, आप डॉक्टर को दिखाएं जो आपको
एक्चुअल बता सकते हैं कि क्या है, या वो आपको पूछेगा आप ये दवाई ले रहे हैं क्या, उसके साथ ये गोली जा रही है तो इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों में गैप बढ़ाइए, या एक खाने के पहले ले लीजिए, खाने के बाद लीजिए। यदि आप ऐसा ये ध्यान देंगे गोलियों पे तो यूजुअली साइड इफेक्ट्स नहीं आएंगे। पर कुछ कोई भी दवाई ज्यादा दिन तक लेना डेफिनेटली सेफ नहीं रहता है, उससे कुछ साइड इफेक्ट्स रहेंगे। वो यदि साइड इफेक्ट्स हैं, आपको कुछ लगते हैं साइड इफेक्ट्स, वो भी डॉक्टर को इमीडिएटली रिपोर्ट करिए, तो आप हेल्दी और ये रह सकते हैं। सर, एक गूगल डॉक्टर के बारे में भी मैं आपसे ज़रूर राय जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ अब एक गूगल डॉक्टर भी रहते हैं जो विदाउट फी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उन पे भरोसा करना कितना सही है और कितना गलत? देखिए, गूगल जो रहता है, गूगल डॉक्टर्स जो रहते हैं, मेडिकल नॉलेज नहीं रहता है। वो आपको डिटेल में आपको नहीं बता पाएगा कि मैं यदि फॉलिक एसिड की गोली ले रहा हूँ तो इसके साथ मैं मल्टीविटामिन्स लूँ तो मुझे सीजर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। रूटीन में कोई दवाइयों के जो बहुत सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशंस जो रहते हैं वो एक्चुअल सेफ नहीं रहते हैं, पर वो हर चीज आपको जिसको पता है वो ही बता पाएगा। गूगल में भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, पर ढूंढने के लिए आपको पता नहीं रहता है। सामने वाला आदमी जो आपको एडवाइस करते रहते हैं उनको भी पता नहीं रहता है। हाइपरटेंशन के केसेस में भी मैंने देखा है कि फैमिली में एक को किसी को बीपी हो गया, वो एक दवाई ले रहा है, दूसरे को हो गया तो वही उसको एडवाइस करते हैं कि मैं ये ले रहा हूँ, अच्छा है, आप भी यही दवाई ले लीजिए। वो आदमी अलग है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहता है, उनको बीपी कम रह यानी ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, कौन से स्टेज में हाइपरटेंशन है वो अलग रहता है। पर मुझे एक दवाई सूट हो रही है करके उनको भी होगी, ऐसा नहीं रहता है। तो वो आपको डॉक्टर्स भी एग्जैक्टली एक सिटिंग में आपको हो सकता है नहीं ये कर पाएंगे, वो भी एक मेडिसिन पे शुरू करेंगे। वो यदि सूट होता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं होता है तो अब इसलिए आपको कुछ 6 दिन बाद 10 दिन बाद रिव्यू के लिए बुलाया जाता है, देख के फिर वो मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। तो डॉक्टर पे विश्वास रखिए और वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो मेडिसिन, वो अमाउंट में ही लीजिए। हाँ, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है, हमारी हेल्थ के लिए ही तो सब बिल्कुल। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और अगर गूगल डॉक्टर की वजह से हेल्थ खराब हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके, और आज बहुत नई-नई चीजें जानने को मिली। जो ओवर द काउंटर ड्रग्स हम ले लेते हैं हर बात पे, तो उनको भी थोड़ा-सा सावधानी के साथ लिया जाए, उनके बारे में समझा जाए, और जो जानकार हो उससे ही कंसर्न करके इन दवाओं को सेवन किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी थैंक अच्छी-अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू सो यू। मच सर।